Today we are going to read out our lesson number 8, China's Way to Progress, written by Galeazzo Santini. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी राइटर है उसने बताया हमें कि चाइना ने किस तरह से डेवलप किया, किस तरह से उसने प्रोग्रेस किया कि ज़ीरो से स्टार्ट करके आज वो इतना पावरफुल हो चुका है। नो डाउट ये ऐसे जो है ये आज से बहुत साल पहले मींस के हम 20th सेंचुरी में लिखा गया और उस वक्त भी हमारे सामने जो एक सिनेरियो दे रही है राइटर उसके अकॉर्डिंग चाइना जो है वो बहुत रैपिडली जो है वो स्ट्रगल कर रहा था टू गो अपवर्ड्स और फिर उसने अपना आप मनवा लिया और उसने एक स्टेटस जो है वो अपना रिकग्नाइज़ करवाया पूरी दुनिया के सामने। तो अगर हम आज देखते हैं 2022 में तो हमें नज़र आता है कि चाइना हैज़ डन अ लॉट टू कम एट दिस पॉइंट। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी हैं और ये सिर्फ ऐसे जो है वो हमें अपने सिलेबस के लिए याद नहीं रखना है, बल्कि इस ऐसे को हमें पढ़ना है इस तरह से कि किस तरह से कोई भी कौम जो है वो ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करके तो वो तरक्की कर सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम आज इस ज़माने में पाकिस्तान को भी एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ऐसे। For 22 years, China lay forgotten and was even confused with a small island, one of its provinces, and the flexible Chinese bamboo curtain was countered by a Western curtain of rigid disregard. जी, इसमें तो सबसे पहले जो हमें इंट्रोडक्शन दे रही है हमारी राइटर वो हमें बता रही है कि 22 इयर्स तक यानी चाइना की इंडिपेंडेंस के 22 इयर्स तक जो है चाइना को कुछ भी नहीं समझा जाता था और वो दुनिया में कहीं बस गुम हुआ था कि बस जी एक कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंड है and that's all. Then suddenly that 1/4 of mankind enclosed in the world's third largest country was brought out of the memory attic with a loud bang. Attic है जी जिस स्टोर रूम को कहा जाता है, बैंग बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ। तो राइटर ने कहा कि जी जब ये छुपा हुआ था कहीं रखा हुआ था, दुनिया इससे गाफिल थी, दुनिया इसको नहीं जानती थी, कोई भी इसको नहीं जानता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि खामोशी के साथ चाइना स्ट्रगल करता रहा यहाँ तक कि आफ्टर दीज 22 ईयर्स चाइना जो है ये जिसको कहा जाता था कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये दुनिया के सामने आया विद अ लाउड बैंग, बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ, और फिर सारे लोग हैरान रह गए। और वो जो वर्ल्ड पावर थे उस वक्त तो उनको भी ये चीज़ जो थी बहुत उनके लिए शॉकिंग थी। The Chinese may have introduced the smile policy, but the Occidentals certainly launched the warm hug. ऑक्सीडेंटल्स जो आपके यूरोप के रहने वाले जो लोग हैं वो हग करते हैं जब किसी से मिलते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो हग नहीं करते, हैंडशेक नहीं करते, वो दूर से ही एक दूसरे को स्माइल देते हैं। The crowd of official visitors to Peking performing a devoted Koisi pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton Fair. उसने कहा कि जी जब इसने इतनी तरक्की कर ली, एकदम से ये दुनिया के सामने आ गया, दुनिया ने इसको रिकग्नाइज़ किया, तो उस वक्त जो है लोगों ने इसको विज़िट किया, इसके टूर्स प्लान होने लगे, लोग जाने लगे। लोग अब इसके साथ जैसे आपका एक गरीब दोस्त अचानक सा अमीर हो जाता है तो लोग उसके घर जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई ये सब कैसे हुआ, और एकदम से सबको उससे बड़ी मोहब्बत हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से सारे लोग जो थे वो यहाँ पर जाने लगे और ट्रेडिंग करना उनको अच्छा लगने लगा कि चाइना के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। तो उस वक्त वो कैंटन फेयर जो है ये आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एक मेला लगता था कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो जाया करते, लेकिन अभी इसने कहा कि जी पेकिंग में जो है लोगों ने इसका ज़्यादा विज़िट करना शुरू कर दिया और उसने इसको कोसी पिलग्रिमेज कहा कि जी लोग उस तरह से जा रहे थे कि जैसे कोई बहुत ही कोई मुक़द्दस, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूर है जिसके लिए जाना ज़रूरी है। The 73-year-old Chow En-lai will end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate, with delegations running into hundreds of people at a time. अब उसने बताया कि इतने लोग आते थे कि अगर वो
उस टाइम पर जो उनका लीडर था वो उनके साथ हाथ में लाने लग जाता, तो फिर तो उसका हाथ ही बाकी नहीं रहता ही नहीं, वो हाथ घिस जाता। हिज आइज़ ब्लाइंडेड बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग ऑफ द ऑफिशियल सॉवेनियर फोटोग्राफर्स। और ना सिर्फ ये कि ट्रेडर्स जा रहे थे, बल्कि जो ऑफिशियल टूर्स थे वो लोग भी वो जा रहे थे, यानी स्टेट की तरफ से भी विज़िट्स हो रहे थे। उसने कहा जी इतने ज़्यादा लोग जाने शुरू हो गए थे कि वो जो कैमरा जब ब्लिंक करता है तो उसकी जो एक फ्लैश लाइट होती है तो उसके साथ वो शायद अंधा हो जाता। ये इतने ज़्यादा ये उसने बताने की कोशिश की है, ये एग्जैजरेशन ज़रूर है, लेकिन असल में उसने बताया हमें कि कितने लोग जाने शुरू हो गए थे। The queue of countries on the waiting list to recognize the Republic of China is growing longer, with mounting awareness of the absurdity of the past oblivion or a political guilt complex for having kept China after the UN for a long time। ये हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इसने एडवोकेट किया था और चाइना को वीटो पावर जो है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, वो पाकिस्तान की कोशिशों से मिली थी। तो अभी इसमें कहा कि जी जो लोग अब आ रहे थे और उसमें एक वेटिंग लिस्ट थी कि जी हमने भी आना है, तो वो लोग जो थे वो या तो जो पहले वो भूले रहे थे चाइना को इतने अरसे तक, वो उसका कोई अजाला कर रहे थे, या फिर जो एक उनके अंदर गिल्ट था, एक कॉम्प्लेक्स था कि जी उन्होंने वो चाइना से इतने बेखबर रहे कि उनको पता ही नहीं चला कि चाइना जो है वो इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर गया है। चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड एंड इन नो अनसर्टन टर्म्स। सोचिए कि आज ये हालात हैं, तो उस वक्त ये अभी स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग था। तो चाइना एक फ़ैशन बन गया पूरी दुनिया में कि अभी आप भी देख लीजिए कि इम्पोर्टेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन आपके जगह जगह मार्केट्स में चाइनीज़ मार्केट्स जो हैं, जहाँ पर चाइना से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, अवेलेबल हैं एवरीवेयर। Politicians of the most conservative and bourgeois kind are attempting to rebuild for themselves a compromised career by signing the praises of Mao Zedong। अब जी जो हर तरह से जो पॉलिटिशियंस थे, जो ज़रा मिडिल क्लास और जो आपके बिजनेसमैन क्लास के जो लोग थे, वो चाह रहे थे कि एक जो है उनके साथ अग्रीमेंट हो जाए, चाइना के साथ ट्रेड उनका सक्सेसफुल हो जाए। तो ये उनकी एक जो थी कोशिश थी। एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, ये राइटर हमें बताना चाह रही है कि जो सोशल एक्सपेरिमेंट चाइना ने किया दैट वाज सुपर्ब। वो एक मॉडल की तरह एक नमूना है कि अगर कोई भी उसको फॉलो करे तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगा जी। व्हेन कन्फ्रंटिंग द एनिग्मा ऑफ द चाइनीज़ प्लानट, टू मैनी वेस्टर्नर्स हैव फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री। एशिया का तो ये बहुत पेनफुल हिस्ट्री रही है कि एशिया का जो मेजर पार्ट है वो कॉलोनीज़ रहा है। तो कॉलोनीज़ के लिए हमें पता है कि रशिया जो है उसने भी बहुत कोशिशें की, अमेरिका ने बहुत कोशिशें की, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई। तो ये कुछ जो ऐसे लीडर्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड के जो देखते थे कि जी ये वाला जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है या ये कंट्री जो है इसको हमें अपनी कॉलोनी बना लेना चाहिए, तो वो उसके ऊपर जो है रूल करने शुरू कर देते थे। तो उसमें से एक चाइना भी था जिसके ऊपर रूल किया गया, और ये भी किसी ज़माने में एक कॉलोनी हुआ करता था। बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री कैरिड ऑन एज इट हैड बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2000 ईयर्स इन एन अर्ली आयरन एज इकोनॉमी। अब जब लोग ये पावर में आ गए, चाइना इंडिपेंडेंट हो गया, तो अब उन्होंने कहा कि जी हम वो काम करेंगे जो हम आज से 2000 साल पहले से कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे, बेसिकली वो एग्रीकल्चरल कंट्री थे और उन्होंने उसी को करने की कोशिश की कि उसको हम डेवलप कर लें। And on countless occasions during our visits to the agricultural communes, we are proudly told, here we didn't even have the life of the oxen and horses। यानी कि यहाँ पर जानवर तो उनके यहाँ पर मौजूद नहीं है। कंपेयर टू चाइना 1949, रशिया इन 1970 डिड नॉट हैव द क्रिमिनैलिटीज ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है रशिया के साथ कि जी जो रशिया जो 1917 में था, 1949 में चाइना वही था, लेकिन रशिया के साथ वो पास्ट नहीं था कि जिसमें वो किसी रूलर की, किसी लीडर की एक कॉलोनी रहा था और उसने एक बहुत ही
ग्रिम, बड़ा ही सैड एक्सपीरियंस जो है वो देखा था। रशिया नेवर सफर्ड चाइना's fate of such a sharp and pervasive western impact that it was forced। रशिया जो है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो वेस्टर्न कल्चर था वो स्प्रेड हुआ था, टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशंस इनटू काइंड ऑफ नेशनल शिज़ोफ्रेनिया, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट इकोनॉमी बट अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट कल्चर एंड अ स्प्लिट पर्सनालिटी। अंडरलाइन हम करेंगे स्प्लिट इकोनॉमी को, स्प्लिट कल्चर और स्प्लिट पर्सनालिटी को। ये हैं वो तीन चीज़ें जो कि चाइना को फेस करनी पड़ी थी जब इसने इंडिपेंडेंस जो है वो गेन किया है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम देख सकते हैं चाइना में। स्प्लिट इकोनॉमी है, स्प्लिट कल्चर है और स्प्लिट पर्सनालिटी है। तो अगर हम देखें तो आज इस वक्त पाकिस्तान भी इस तरह की ये चीज़ें, ये तीनों प्रॉब्लम्स को आज भी फेस कर रहा है जी। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज़ बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द आफ्टरमैथ ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, कॉमन पर्पस एंड डिसिप्लिन ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन। अब चाइना में क्या हुआ कि जो कॉमन मैन था उसको इस तकलीफ़ से निकाला गया, ये स्प्लिट इकोनॉमी, स्प्लिट कल्चर, स्प्लिट पर्सनालिटी से निकालने के लिए उसको क्या दिया गया, कंपेनियनशिप उसको इंट्रोड्यूस कराई गई, उसको कॉमन पर्पस बताया गया। कॉमन पर्पस में आज कॉमन पर्पस का मतलब ये है कलेक्टिव पर्पस, जो हमारी इज्तिमाई हमारा बेनिफिट हो उसकी बात हो रही है, यानी कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स को हम ना देखें, हम एक कलेक्टिव बेनिफिट को। और ये देखें, अगर हम देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में आज इसी कॉमन पर्पस की कमी है जिसकी वजह से हम ये सारे जितना भी आज केओस है हमारे यहाँ, अगर वो पॉलिटिकली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए या रिलीजियस सर्कल्स में देखा जाए, तो दैट इज़ द लैक ऑफ कॉमन पर्पस, कि हमारा कलेक्टिव बेनिफिट नहीं है, हम सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देखते हैं और उसी की वजह से आज हम इतने पीछे हैं। एंड डिसिप्लिन ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, और जो आवाम है, जो नेशन है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आना। तो यही वो देखें, अगर गौर करें तो हमें नज़र आता है इसमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, जो कि कायदे आज़म ने हमें बताई थी चीज़ें, तो ये वही चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें हमारा जो है एक नज़्म व ज़ब्त भी आ जाए, हमारा यूनिटी भी आ जाए और हमारा फेथ भी आ जाए कि हमने इकट्ठे मिलकर जो हम कर सकते हैं वो हम अलग-अलग नहीं कर सकते। जस्ट एज द वियतनामीज हैव विस्टोर्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी टू एशियाटिक मिलिटेंट, चाइनीज हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव प्लेग्ड एशियन कंट्रीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हमने अंडरलाइन किया कि अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी चाइना जो है उसने किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना ने स्टडी किया, उसने एशियन कंट्रीज़ को स्टडी किया और उसने देखा कि एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो उसने ये नहीं किया कि प्रॉब्लम्स को सरफेशली उनको पकड़ा जाए, और वो अगर हम सरफेशली उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं तो रूट तो वहीं की वहीं है, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि दे हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम की जड़ पे जाकर पहुँचे। और वो प्रॉब्लम्स क्या थे, उन प्रॉब्लम्स को हमने अंडरलाइन किया है। नंबर 1 इज़ द लैक ऑफ फूड, नंबर 2 लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, नंबर 4 unemployment, number 5 sense of social uselessness and number 6 blind expansion of the cities। आप इसमें गौर कीजिए, लैक ऑफ फूड हमारे यहाँ भी है, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ही लो लेवल है न्यूट्रिशन का, ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इवन मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में तो बहुत ज़्यादा है कि इनकम बहुत कम है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कि ज़ाहिर है अगर एक बंदे की इनकम जो है लोएस्ट इनकम जो है वो हमारे पास 12,000 है अगर, तो उसकी कंजम्पशन तो उतनी नहीं है। अगर उसके 6-7 बच्चे हैं तो वो किस तरह से कंज्यूम करेगा अपने इनकम को, कहाँ से वो लेकर के आएगा पैसा। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके जो यंगस्टर्स हैं दे आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है जी सोशल यूज़लेसनेस, सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस, के बंदे के जहन में ये चीज़ बन जाए कि जी मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है दुनिया में, ना मेरा कंट्री को मेरा फ़ायदा है, ना किसी और को मेरा फ़ायदा है, सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ जो है डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, अल्टीमेटली जो है ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जाती है, कि जब लोगों को यूज़लेसनेस हद से बढ़
के उनको ये सेंस आ जाती है कि जी बस वो किसी काम के नहीं है, तो फिर उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने देते हैं। उसके बाद जो लास्ट उन्होंने बताया प्रॉब्लम, वो था ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वो ब्लाइंड एक्सपेंशन क्या है कि जी लाहौर किसी ज़माने में जो था, आप ये देखें कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है ये दैट वाज आउटसाइड लाहौर, तो इसको बनाया गया था कि जी लाहौर से निकलें आप वहाँ पर जाएं और दूर जगह एक है, तो आज वो लाहौर के सेंटर में आ गया। तो अभी अगर हम इधर से देखते हैं तो दरिया रावी से अगली तरफ जो है वहाँ से भी लाहौर उधर को भी चला गया। तो इसी तरह से कराची को देख लें, कराची जो है वो भी, उसमें भी ब्लाइंड एक्सपेंशन है। किस तरह से हो रही है एक्सपेंशन, सिटी कैसे बढ़ गया, इस तरह से बढ़ गया कि जो गांव के लोग हैं वो भी, उनको लगा कि जी हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए वो सिटीज़ की तरफ आते हैं। उसके बाद फिर वो यहीं पर रह जाते हैं। फिर जब वो यहाँ पर आते हैं तो उसका बर्डन सिटी के ऊपर आता है। अब वो सिटी जो है एक्सपैंड होना शुरू होता है। फिर उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो भी वहीं पर रह रहे हैं। फिर उसके बाद जो मज़ीद लोग जो हैं, जिनको जैसे जैसे उनको लगता है कि हमें एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या हमें जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए हमें सिटी में जाना चाहिए, तो फिर वो सिटी की तरफ आते हैं। तो सिटी जो है वो लोड, चूँकि वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता उतना, तो फिर क्या होता है कि वो एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाती है। सिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो ये हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स जिनको चाइना ने सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद उसने उनको सॉल्व कैसे किया, कैसे उनको जो है उनके रेजोल्यूशन कर सका जी। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ में बहुत बड़ा रोल है इसका जी। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को सेंट्रलाइज नहीं करना, सिर्फ आपके जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं सिर्फ वो हब नहीं हों आपके, कि ना वो इंडस्ट्रियल हब हों, ना वो जो है वो आपके फाइनेंशियल हब्स हों, ना वो इकोनॉमिकल हब्स हों, बल्कि आपके पूरे कंट्री में जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उन सब में इक्वली फैसिलिटेटेड जो सारी चीज़ें मौजूद हों। वहाँ पर हेल्थ भी हो, वहाँ पर एजुकेशन भी हो, वहाँ पर जॉब की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हों, तो फिर किसी को छोड़कर अपना घर बार, अपने जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करके तो शहरों की तरफ ना आना पड़े। तो वो इकॉनमी जो है डिसेंट्रलाइज कर देनी, यानी कि एक जगह पर मरकूज़ ना रखना, फैला देना उसको, ये है डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी। इसमें क्या होता है, जायंटिक चाइनीज़ सोशल एक्सपेरिमेंट डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्ट टू, विच इज़ ऑलवेज क्लेम टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने ये बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। फॉर ईयर्स द चाइनीज़ हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज दो through their official interpreter and personal friend of Mao Edgar Snow that there are other important things in life besides an increase in GNP। यानी कि आपका मेन फोकस सिर्फ ये आपका जो प्रोडक्ट है आप उसके ऊपर जीएनपी पर नहीं होना चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है आपका, वो आपको उससे हटकर सोचना है। और वो आप सिर्फ अगर आपको लगेगा कि जी आप अगर सेंट्रलाइज करेंगे अपनी इकोनॉमी को तो वो जल्दी आप जो है वो अपना नंबर जो है वो हासिल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली आएगा वो नंबर, लेकिन ये कि फिर वो स्टेबल रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जीएनपी ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। इनफैक्ट उनको चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। द चाइनीज़ मॉडल cannot be analyzed according to its differences from the Western system. It involves an utterly different approach. चाइना का जो मॉडल है वो ना एशिया जैसा है ना वो वेस्ट जैसा है, उन्होंने अपना ही एक डिफरेंट मॉडल बनाया है। अगर उसको मॉडल को स्टडी किया जाए तो हमें पता चलता है कि उन्होंने सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर ली हैं और फिर उसको उनकी बेसिस पर एक अपना मॉडल क्रिएट किया है जी। इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच विच इज़ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड एंड अ न्यू मैन। द सिटीज़ शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब ये ब्रैकेट में है जी, विच इज़ नाइदर बैकवर्डनेस नॉट डिले, ना ही ऐसा है कि उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही बैकवर्ड है या अभी तक वहाँ पर आई नहीं है, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं करी हैं, बट अ रिजेक्शन, यानी उन्होंने कहा कि से नो टू ऑटोमोबाइल्स, कि हमने गाड़ियाँ नहीं चलानी हैं। तो हमारे यहाँ जो है हर बंदे को लगता है कि उसको गाड़ी चलानी चाहिए, और उसमें एक रोल ये भी है कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सफिशेंट और इतनी कंफर्टेबल नहीं है
कि जिसके ऊपर हमारे लोग जो हैं वो रिलाई कर सकें। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर जो है लोगों ने कहा कि हम लोग गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, ऑटोमोबाइल्स को उन्होंने नो कह दिया है। उसके बाद क्या है जी, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग है कि हमारी तरह ये बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं, जिसकी वजह से पोल्यूशन आती है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। फिर नियॉन साइंस नहीं है, हम अगर किसी रात में मार्केट में निकल रहे हैं तो हमें मार्केट में इतनी रोशनियाँ नज़र आएंगी, उन रोशनियों से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, उसके साथ आपकी गर्मी भी होगी, पोल्यूशन होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। तो ये सारे नियॉन साइंस जो हैं वो भी नहीं है वहाँ पे। एंड द थ्री फीवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, और ये 3 चीज़ें भी वहाँ पर नहीं हैं, यानी कि वो इस नशे के अंदर मुब्तला नहीं हुए, उनको लगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल करनी है। तो ये जो है हमने अंडरलाइन कर लिया कि हमसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि हमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर नज़र नहीं आती हैं, तो वो हैं जी ऑटोमोबाइल्स, एडवर्टाइजिंग, नियॉन साइंस एंड थ्री फीवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स। उसके बाद है जी पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस नॉट ओनली स्टॉप्स द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री सेट बट इवन मैनेजेस पार्टी टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। ये भी हमने अंडरलाइन किया कि जो उन्होंने इसके लिए काम क्या किया, उसका कंट्रोल क्या है कि जी ना तो ये कि गाँव से लोग जो हैं वहाँ से निकल जाएं, बल्कि उन्होंने जो शहरों की आबादी है उसको भी कंट्रोल किया। सिर्फ ये नहीं कि जी गांव के लोग ना शहरों में आए, बल्कि शहरों की जो आबादी है उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया है। इन द ईयर 2000 चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुली एग्रीकल्चर एंड पीजेंट कंट्री, आज भी है। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स फॉर द प्राइस पेड बाय द वेस्ट। अब हमने टोटल क्या किया, हमने वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि जी वेस्ट तो जी बड़ा तरक्की कर गया, उसने जो है वो वहाँ पर तो खेत नहीं है, वहाँ तो मिट्टी नहीं है, वहाँ तो गन नहीं है, तो हमने वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ अपनी ज़मीनें बेची और शहर आने लग गए। अब क्या था कि हमने जो अपनी ज़मीनें बेची थी वो किसने ख़रीद ली, वो इन्वेस्टर्स ने ख़रीद ली, वो लैंड माफियाज़ ने ले ली। अब उनके वो जो ज़मीनें थीं वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं किस में, हाउसिंग स्कीम्स में। अब आप देख लीजिए कि लाहौर में जो गिरदो नवाह में जितनी भी थे गांव थे, इसी तरह हमारे जो दूसरे बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं, तो उनके जो साइट्स पर जो छोटे छोटे गांव थे, तो वहाँ से भी जब सेल आउट करने लग गए और शहरों में आने लग गए, वहाँ से वो शहरों में चले गए और वहाँ पर लोगों ने ख़रीद कर वहाँ पर नए नए शहर आबाद कर दिए। तो जो काम के गवर्नमेंट के करने का था और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का था, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों को वहाँ से पहले तो निकाला और निकालने के बाद फिर उसको डेवलप किया। अब वही लोग जो यहाँ से सस्ते दामों बेच कर गए, वो वापस उस जगह पर आकर अब महंगे दामों वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो फ़ायदा किसका हो रहा है, चंद एक लोगों का। तो उससे ये है कि हमारे जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो भी कम हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है हमारे खेतों के कम होने की वजह से। In China, too, the average size of farming concerns is growing through the system of communes with subdivisions into production brigades and teams. वहाँ पर अंधाधुंध जो है वो एग्रीकल्चर नहीं है ना, वहाँ पर उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उनको कम्युनिटीज़ में किया हुआ है, कम्यून्स हैं, फिर सब डिविजन्स हैं, फिर आगे से उनकी जो हैं वो ब्रिगेड्स और टीम्स के साथ मिलकर वो प्रॉपरली जो है वो उसको मैनेज करते हैं। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीसेंट मासेस स्टे पुट एंड कैरी ऑन द ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़ुद से अपना एक काम करते हैं जी, जिस तरह से वो करते चले आ रहे हैं जी। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस विद कंसिडरेबल कॉशन सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ज़रूर इंट्रोड्यूस कराई गई, यानी कि जो मशीनरी यूज़ होती है एग्रीकल्चर में वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराई गई है, लेकिन एक लिमिट तक, यानी इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं कर गई कि उसकी वजह से जो लेबर है, जो मैन पावर है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाए। यानी कि अब मुझे इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर मैं ट्रैक्टर रख लूँ, अब इस आदमी की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर मैं मशीन निकाल लूँ। तो हार्वेस्टिंग के लिए भी हमने मशीन्स रख ली, हमने थ्रेशर्स ले आए, तो हमने वो हर अपनी जो एग्रीकल्चर कम्यूनिटीज़ हमारे, उसमें हमने बहुत ज़्यादा मशीनरी को इन्वॉल्व कर दिया कि एक जो छोटा पीजेंट है, एक छोटा फार्मर है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया इसको अपने लिए उसको सस्टेन करना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो अब उसमें भी ये हुआ कि जो लोग वहाँ पर जिनको जॉब मिली हुई थी, जो किसी के मज़ारे थे, जो काम कर रहे थे लोगों के लिए खेतों पर,
उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई मशीनरी की वजह से। तो चाइना ने इस तरह से नहीं किया, उन्होंने बैलेंस को अपसेट नहीं किया, इसलिए उन्होंने मशीनरीज जो इंट्रोड्यूस कराई हैं वो सिर्फ एक हद तक करवाई हैं जी। बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ दैट द एग्रीकल्चर लेबर दो possibly deprived of farming machinery must not and does not want to be urbanized। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तरक्की नहीं करना चाहता है वो लेबर, बट इज़ इंस्टेड केप्ट ऑन द स्पॉट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बल्कि उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसको मौका दिया गया है कि वो अपनी एक छोटी स्मॉल इंडस्ट्री बना सके, या वहाँ पर एक स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई है जिसमें वो जाकर जॉब हासिल कर सके। He does not flee to the cities because the industrial road passes through a technically oriented agriculture and decentralized industry। और वो इस वजह से शहरों की तरफ भी नहीं भागता क्योंकि इंडस्ट्रियल रोड जो है वो तरक्की जो है वो तो उसके अपने गांव में आ गई है, इसलिए उसको वहाँ से भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं है। Economic decentralization, which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy since the Great Proletarian Cultural Revolution, ये एक तहरीक थी, मूवमेंट थी जी, which has freed China from a traditionally cumbersome bureaucracy and developed local interest to the greatest possible degree of independence। उन्होंने जो उनकी सुस्त रवैये की शिकार जो ब्यूरोक्रेसी थी, उन्होंने उससे अपने आप को निजात हासिल करा ली और अब वो लोकल इंटरप्राइज़ की तरफ लेकर गए और अपने जो लोग थे उनको उन्होंने तरक्की दी। The 26 Chinese provinces, which are as much as even 4,400 kilometers apart, could for that matter substitute their own in the event of war, while anybody invading the country would be literally drowned in a sea of people। अब क्या है कि जी उसने कहा कि जी ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की वजह से वो लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि 26 प्रोविंसेस हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो अगर कोई जंग करे तो ये नहीं होगा कि जी जो है वो कट ऑफ हो गए हैं दूसरे से, अब वो क्या करें। उनके पास अपना खाना भी है, उनके पास अपना पीना भी, उनके पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनको दूसरे प्रोविंस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि उसने कहा कि जी इतने लोग हैं वहाँ पर कि अगर कोई बंदा वहाँ पर जंग करने जाए तो वो नहायत बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वो तो वहाँ जाकर गुम हो जाएगा, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस Chinese experiment in creation of a new world. It is simply a matter of providing that Thomas Hobbes was wrong then when he wrote in his Leviathan that man's condition is a condition of war with everyone against everyone। जी टॉमस होब्स एक फ़िलासफ़र था जिसने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी थी कि इंसान जो है वो हर वक्त हालत जंग में है। What is taking place today in the world's most populous countries therefore the education and re-education में, लेकिन चाइना ने इस तरह से इसको रॉन्ग साबित कर दिया। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान जो है वो हर वक्त स्ट्रगल कर रहा है जी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने कंट्री में जो सबसे बड़ी जो चीज़ की है वो क्या है, एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन। तो एजुकेशन पर बहुत तवज्जो दी है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सेल्फलेस डेडिकेटेड मैन। तो ये एजुकेशन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना दें जहाँ पर हम बच्चों को अलिफ बे पढ़ाना शुरू कर दें, उनको ABC पढ़ाना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो उनके अंदर लेकर आई जाएँ, उनको टीच किए जाएँ, उनको प्रोपगेट किए जाएँ। और वो क्या है कि टू रूट आउट सेल्फिशनेस एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सेल्फलेस डेडिकेटेड मैन, कि सेल्फिशनेस को ख़त्म कर दिया जाए। वही बात कि जो कलेक्टिव बेनिफिट है उसकी तरफ जाया जाए, यानी कि सेल्फिशनेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और सेल्फलेस डेडिकेटेड मैन, जिनकी आज हमें भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए आज एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि जो सेल्फलेस भी हो, डेडिकेटेड भी हो और जो हमारे लिए कुछ करना चाहे। ऐसा नहीं कि जो अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दे या अपने बेनिफिट्स की तरफ देखे या अपनी फैमिली के बेनिफिट्स की तरफ देखे, तो या अपने आप को सिर्फ फोकस करे, तो हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना ने हमें करके दिखा दिया जी। हुज हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ सर्विंग देयर फेलो मैन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी इन अ ह्यूमनिज्म एट अ सर्विस ऑफ कलेक्टिव वॉर वेलफेयर। चाइना इज स्ट्राइविंग टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कल्चरल लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल instead of the benefit of the placing the needs of man before those of the machine। चाइना ने क्या किया कि उसने अपने लैंडस्केप एम्बेलिश किया, उसको सजाया संवारा, अपने एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करे इंस्टेड ऑफ कि जी कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल जाए। तो उन्होंने दूसरा ये किया कि जी जो लोगों की कल्चरल लाइफ है उसको डेवलप किया है, जो कि सबके लिए कलेक्टिव एफर्ट के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए हो।
और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मशीन को रख दें और उसकी जगह बंदा फारिग कर दें कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसका काम मशीन करेगी। तो हमने जो है अंधाधुंध जो है मशीन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो मशीन्स को इन्वॉल्व करना एक्चुअली उन लोगों की जो कि मशीन को अपनी फैक्ट्री में लेकर आ रहे हैं या अपने एग्रीकल्चर में लेकर आ रहे हैं, तो दे आर सेल्फिश पीपल, कि उनको लगता है कि हम इसके ऊपर इतने पैसे लगाएंगे, हम इसकी बातें भी सुनेंगे, हम इसकी कमज़ोरियाँ भी देखेंगे, बीमार भी पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मशीन रख लें कि मशीन जो है वो इतना अर्सा हमारे साथ चल जाएगी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके साथ। हियर इज़ व्हाट द पिकिंग पीपल्स रियली हैज़ टू से कमेंटिंग ऑन Mao's famous maxim, rely on your own forces. Very important, underline this line, rely on your own forces, कि अपने फोर्सेस पर रिलाई करें। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट एंटायरली इंडिजिनस सिंस दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नेटिव नहीं है कि वो हमने बनाए तो नेटिव हैं, उसमें बहुत सारे फॉरेन फीचर्स भी मौजूद हैं। जैसे कि आपको अक्सर वो आपने पढ़ा होगा जी, अपना है रज के पिएँ, तो वो ये जो है वो उसने कहा कि जी जो नेशनल मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए, कि हमें उनको अहमियत देनी चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इम्पोर्टेड चीज़ें होनी चाहिए। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट। अब क्या है कि जी वो फॉरेन मशीन्स को रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज वो सुपीरियर हैं फॉरेन इक्विपमेंट से। दे डू नॉट रिक्वायर मनी और एट एनी रेट वेरी लिटिल एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। ये उसने समझाया कि ये इसलिए कि ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज़ इंडिजिनस इक्विपमेंट विच व्हेन नॉट अवेलेबल कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड, क्योंकि इससे कम टाइम लगता है। इवन कि अगर आपको ज़रूरत है और आपके पास मौजूद नहीं है तो आप बना सकते हैं फौरी तौर पर। इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स। फाइनली इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट of the masses, and with this revolutionary spirit all difficulties can be overcome। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, उन्होंने पा लिया कि जी ये जो हम कर सकते हैं, जो अपनी चीज़ें हम खुद से बनाएं, हम खुद कफ़ील हो जाएं अपनी चीज़ें बनाने के अंदर, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी नेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो कॉन्फिडेंट होगी, उनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट आएगी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और इस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के साथ सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उन पर हम काबू पा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year-old। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक individually? Despite having to use an interpreter, I was able to find out. Here is the result of my interview with Jay Wen-so, a 16 years old girl who lives in the workers district of Puat, Shanghai। अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट है जिससे इसने इंटरव्यू किया, 16-year-old है, जो इस वक्त यहाँ पर ये रीड कर रहे हैं, ये पैसेज पढ़ रहे हैं। इंटर के स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट इसी एज के हैं। तो अब सोच लीजिए कि अपनी रूटीन को कंपेयर करें इस लड़की की रूटीन के साथ, कि जो क्या करती है जी, गेट्स अप एट 6 o'clock। यहाँ पर चूँकि आई के साथ यूज़ हुआ है तो गेट अप है, तो हम चूँकि शी के साथ करेंगे, हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि जी उसकी क्या रूटीन है। तो गेट्स अप एट 6 o'clock, डज़ अ 5 चोर्स इन द हाउस, कुछ घर के काम करती है, सफाई करती है, बर्तन धोती, क्या करती है, घर के कुछ काम करती है, ब्रेकफास्ट खाना नाश्ता करती है, गो टू स्कूल एट 8 बजे स्कूल चली जाती है, फिनिश एट 11 o'clock, छुट्टी होती है, 11 बजे घर आती है, गोज़ होम एंड हैज़ लंच, और फिर दोपहर का खाना खाती है। एट 1:30 बैक एट स्कूल, वापस चली जाती है स्कूल अनटिल 3 o'clock, 3 बजे तक वहीं पर रहती है। देन गोज़ बैक होम एंड वर्क, फिर काम करती है। अब क्या घर में क्या करती है जी, पढ़ाई के हवाले से अपना होमवर्क सारा स्कूल में कर लेती है, एंड गोज़ थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर, और 1 घंटा तक अपने सारे लेसन्स को रिवाइज़ करती है। फिर क्या होता है, फ्रॉम 4 o'clock ऑन शी रिलैक्सेस, और रिलैक्स कैसे करती है, रीडिंग द पेपर्स एंड लिसनिंग टू द रेडियो, न्यूज़पेपर पढ़ती है और रेडियो सुनती है, और उसमें क्या फोकस करती है, ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, नॉट एंटरटेनमेंट न्यूज़, नॉट सेलिब्रिटी न्यूज़, ओनली पॉलिटिकल न्यूज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की। तो ये है 16-year-old चाइनीज़ स्टूडेंट जिसका ये विज़न है। तो सोचिए कि वो इस तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस एज के, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, हम लोग स्नैपचैट कर रहे हैं, हम लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो है वो ऐसे ही कामयाब नहीं हो गए। उसके बाद आ जाता है जी चाइनीज़ वीमेन। इसमें हमें क्वेश्चन किया जाता है कि जी चाइनीज़ वीमेन जो हैं उनको वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताया गया जी नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर। वहाँ पर यानी कि ये औरत और मर्द सब बराबर हैं, और इसका जो है वो उनकी कोई रोमांटिक मूवीज़ नहीं बनती, और कोई इस तरह के उनके डाइजेस्ट नहीं मिलते, उनके कोई इस तरह के नॉवेल्स नहीं होते, कोई इस तरह की स्टोरीज़ नहीं होती हैं, नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और ओपियम जो है चाइना में बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बट ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, लोग ड्रग्स नहीं लेते। उसके बाद जी सोशल बेनिफिट्स की बात की जाती है, जिसको हमने आगे अंडरलाइन किया है कि जी जो वहाँ की वीमेन हैं उनको कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स उनको मिले हुए हैं। तो हमने अंडरलाइन किया, नंबर 1 8 आवर वर्किंग डे, नंबर 2 फ्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल केयर, नंबर 3 नर्सरी एंड इन्फेंट स्कूल्स उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनको ये टेंशन ना हो कि जी मेरा बच्चा घर में क्या कर रहा होगा, तो उन बच्चों के लिए नर्सरीज़ बनी हुई और इन्फेंट स्कूल्स हैं। उसके बाद है जी 56 पेड डेज़ बिफोर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो विदाउट चार्ज, के पैसे नहीं कटते, उनको सैलरी पूरी मिलती है और 56 डेज़ की छुट्टी भी मिलती है। ये है वो चीज़ें जो कि अभी तक वेस्ट की विमेन जो हैं उनको मिल नहीं सकी, तब तक नहीं मिल सकी थी, और चाइना की जो विमेन है उनके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद है जी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये क्या हैं जी? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपसे क्वेश्चन किया जाता है कौन कौन से हैं जी? उसमें ये जी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द फैक्ट्रीज़, वर्कर्स को फैक्ट्रीज़ में घर दिए जाते हैं, और एग्रीकल्चर कम्यून्स में हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, कि वहाँ पर उनको घर फ्री में मिलते हैं, किराया भी नहीं देना पड़ता। इन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वर्क आर ऑल्सो समटाइम्स फ्री, नॉन एग्जिस्टेंट को हम काट कर फ्री कर सकते हैं जी। ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ एंटायरली फ्री, ये भी ये सेकंड पॉइंट है जी इसका। उसके बाद है जी मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली ओनली पे 50%, यानी कि जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, जो पीजेंट है, जो फार्मर है, उसको फ्री हॉस्पिटल और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि उसकी फैमिली जो है वो 50% पे करती है। A sick worker receives his total paycheck for the 6 months, after which he receives only 60%. अगर कोई वर्कर बीमार हो जाता है तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो है ना उसको पूरी की पूरी सैलरी मिलती है, और अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा भी आगे क्रॉस कर जाए उसकी बीमारी तो फिर उसको 60% मिलता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इफ़ पेशेंट हैज़ मनी प्रॉब्लम्स देन हिज कंपनी स्टेप्स इन विद डायरेक्ट असिस्टेंस, कि अगर उसको कोई मनी प्रॉब्लम है तो उसकी कंपनी जो है वो उसको असिस्ट करने के लिए आगे आ जाती है, उसको लोगों के आगे भीख नहीं फैलाना पड़ती। हमारे यहाँ होता है कि सबसे पहले उस वर्कर को फारिग किया जाता है कि हम क्यों करें इसको। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ हेल्थ सेंटर एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन। हर जगह पर, हर कम्युनिटी के अंदर एक हेल्थ सेंटर और फर्स्ट एड स्टेशन है, ताकि उसको हॉस्पिटल जाने से पहले एक फ़र्स्ट एड मिल जाए, उसको हेल्थ सेंटर में जाकर हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद जी वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 16, फीमेल वर्कर्स एट 50 और 55, ये उनकी जी एज ऑफ रिटायरमेंट है। उसके बाद है जी नर्सरीज़ एंड किंडरगार्टन्स वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, देयर आर नर्सरीज़ एंड किंडरगार्टन्स, जो हमने पहले भी बात की है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डाइटिशियन, और वहाँ पर डाइटिशियन मौजूद होता है। हमारे यहाँ की तरह की जो अनएजुकेटेड फ़ीमेल नहीं होती हैं कि जो बच्चों को मार रही होती हैं और बच्चों को डांट रही होती हैं, और उनकी वजह से बच्चों के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं, कॉज करती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पर डाइटिशियन होते हैं जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। व्हेन अ वर्कर फाइंड्स ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, कि उसकी बहुत लार्ज फैमिली है और उसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए उसकी इनकम से, तो फिर क्या होता है कि जी उसकी कंपनी जो है रेजेस हिज सैलरी, उसकी सैलरी बढ़ा देती है। फिर उसके बाद जी अगर कोई फ़िज़िकली हैंडीकैप है, यानी कोई उसको कोई मसला हो गया है, कोई माजूर है, कोई बीमार इस तरह से हो गया है, तो उसको स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटिव फ़ंड से पैसे दिए जाते हैं। और वो कैसे फ़ंड रेज़ होता है जी? वो 2% ऑफ द कम्युनिटीज़ एनुअल वेज, कि हर बंदा जो है वो अपने पूरे साल का 2% जो है, यानी कि 100 में से 2 रुपए जो हैं वो स्टेट को देता है, अपनी कंट्री को देता है, जिसमें से वो उसको जो है वो खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा जी 8 आवर्स वर्किंग डे है जी, 8 आवर्स डे है वर्किंग आवर्स, और 6 डेज़ अ वीक वर्किंग करते हैं जी। उसके बाद एक दिन की छुट्टी मिलती है, जो कि ज़रूरी नहीं कि संडे को ही मिले। उसके बाद जी 1 वीक्स एनुअल वकेशन है जी, और अगर घर दूर है तो 2 वीक्स की छुट्टी मिलती है एनुअल वकेशन। उसके बाद 2 नेशनल हॉलीडेज़ हैं, 1 मई को और 1 अक्टूबर को, ये 2 नेशनल हॉलीडेज़ हैं, इसके अलावा उनको कोई छुट्टी नहीं होती है जी। अब उसके बाद जी हमें बताया जा रहा है कि जी चाइना जो है
उसने फिगर्स को छोड़ दिया, उसने इकॉनमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा सरपास किया, बाकी सब लोगों को बहुत तेज़ी से स्ट्रगल किया और उसने मेहनत करके वो बहुत आगे आ गया। और चाइना में इतनी आबादी है कि सारे अगर $1 कंट्रीब्यूट करें तो उनकी स्टेट को $800 मिलियन इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना के लोग इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनके लिए अगर उनके परचेज़ किया जाए उनके लिए 1 मिलियन और हाफ़ टन्स ऑफ ग्रेन, तो वो सिर्फ 5 दिन के लिए उनके लिए काफ़ी होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें ये आता है कि जो मेयो ने कहा कि जी नंबर, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो व्हेन द नंबर इज़ अ कॉम्पैक्ट होल, जब एक नंबर एक कॉम्पैक्ट होल बनता है देन इट टेंड्स टू बिकम पावर, तो फिर ये एक पावर बन जाता है। बिल्कुल एक हाथ जब आपका खुला होता है तो उंगलियां होती हैं, उसकी इतनी पावर नहीं होती, लेकिन जब आप उंगलियों को बंद करके एक मुक्का बना लेते हैं तो फिर उसके अंदर एक पावर आ जाती है। तो जब आप इकट्ठे करते हैं अपनी फिंगर्स को तो दे आर अ पावर, और जब वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से तो फिर उसके बाद वो वीक हो जाती हैं। When Mao says that it is the people and not things that are decisive, he is trying to, in fact, to demonstrate that this is concept apparently destroyed by modern technology still a meaningful one. कि ये बहुत ज़रूरी है कि असल में चीज़ें नहीं, लोग मैटर करते हैं जी। तो हमें इस राज को पा लेना चाहिए है जो हमने हासिल कर लिया। अब ज़रूरत है कि हम इसको फॉलो भी करें। इसके 8 क्वेश्चंस हैं और हमने इन 8 क्वेश्चंस को ही करना है। इसके अलावा जो हमने अंडरलाइन किए अगर वो इसमें कवर नहीं होते तो हमने उनके क्वेश्चंस भी याद कर लेने हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।